हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन आती है इस चैप्टर की, तो वो है डेफिनेशन विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या परिभाषा होती है विद्युत धारा की? तो परिभाषा में हम लोग बेटा लिखेंगे किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आई कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा आई कहते हैं। तो आई बराबर Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी। मात्रक, मात्रक बेटा आवेश का मात्रक होता है कूलम, ऊपर रहेगा आपका कूलम, नीचे समय, तो यहां से समय का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड या सीधा सीधा, तो सीधा सीधा मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर। क्या मात्रक होता है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q इक्वल NE, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहां से हम बेटा लिख सकते हैं कि I इक्वल NE अपॉन टी, NE अपॉन टी एम्पियर। ये विद्युत धारा का दूसरा एक सूत्र हो गया। अब विद्युत धारा राशि कैसी है? अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा, विद्युत धारा की विमा होती है ए। क्या होती है? ए। अब अगर इसकी राशि की बात करें तो राशि कैसी होती है? तो राशि, पहले तो हम दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा की, दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है मतलब अगर ये आपका कोई चालक तार है, इस तरीके से हमने कोई चालक तार ले लिया, और अगर बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर की ओर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ मानी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाएगी, मतलब विद्युत धारा के पास दिशा होती है। विद्युत धारा के पास अगर दिशा होती है बेटा तो ये सदिश राशि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो यहां राशि में लिखेंगे, राशि किस प्रकार की है? तो राशि है बेटा अदिश। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है? इसके पास दिशा है, परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? तो अगर सपोज करिए बेटा कि आपके पास विद्युत धारा दो तारों से आ रही है, आपके पास विद्युत धारा दो तारों से
आ रही है, दो तारों से आ रही है। अगर एक तार में विद्युत धारा का मान 3 एंपियर हो और दूसरे तार में विद्युत धारा का मान 4 एंपियर हो, तो इस प्रकार आपके पास कितनी धारा आएगी? आप कोई भी उपकरण हो सकता है, आपका मतलब उपकरण कोई भी आपका उपकरण हो सकता है। तो इस उपकरण में कितनी विद्युत धारा जाएगी? तो इस उपकरण में बेटा विद्युत धारा अगर हम सदिश योग करें, विद्युत धारा का सदिश योग करें, तो सदिश योग के हिसाब से कितनी जानी चाहिए? तो सदिश योग के आधार पर जानी चाहिए कितनी? सदिश योग तो परिणामी I इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से सदिश योग कहना चाहिए 25 और 25 की रूट वैल्यू होती है 5 एंपियर। सदिश योग क्या कहेगा कि 5 एंपियर विद्युत धारा इधर जानी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इधर से 3 एंपियर की धारा आ रही होगी, इधर से 4 एंपियर की विद्युत धारा आ रही होगी, तो यहां कितनी पहुंचेगी? तो यहां 7 एंपियर की विद्युत धारा पहुंचेगी। और जो 7 एंपियर है, ये जो 7 होगा वो 3 और प्लस 4 होगा, यानी कि 3 और 4 जो आपका सीधा सीधा जुड़ के 7 एंपियर हो रहा है, ये अदिश योग है। ये कैसा है? अदिश योग है। और अदिश योग है, अदिश योग। तो यहां पर विद्युत धारा के पास दिशा है, परिमाण है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अब ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसके बाद में हमने बात बेटा कर ली कि विद्युत धारा परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे, इसको साफ कर दें पहले बेटा। सेकेंड हेडिंग आपकी क्या रहेगी? इसको साफ कर दें। सेकेंड हेडिंग रहेगी बेटा, इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, यह बात ध्यान रखना, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? तो पहले यहां पर हम समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग होता क्या है। बेटा कोई भी चालक तार हो, इस तरीके से हमने एक चालक तार ले लिया, इसमें चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो हमने एक चालक तार ले लिया, इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से हमने कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन दर्शाने की कोशिश की। ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी भी चालक तार में ठीक उस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कि
किसी बर्तन में गैस के अणु, मतलब ये अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से जिस प्रकार गैस के अणु किसी बर्तन में टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं चालक में गति करते रहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन ये जो जिस वेग से गति करते हैं उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय वेग। और इनका ऊष्मीय वेग कितना होता है, तो इनका ऊष्मीय वेग लगभग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से लगातार ये गति करते रहते हैं। अब लगातार गति करते रहते हैं अनियमित रूप से, मतलब कोई इनका एक निश्चित पाथ नहीं होता है, या यूं कहिए कि एक निश्चित दिशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं उसको हम धनायन परमाणु बोलते हैं। तो हम यहां पर कुछ धनायन परमाणु दिखा देते हैं। इस तरीके से धनायन परमाणु होते हैं, ये धनायन परमाणु। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं लगातार इन धनायन परमाणुओं से टकराते रहते हैं, इन धनायन परमाणुओं से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी दिशा लगातार बदलती रहती है। और अब इनके पास जो ऊर्जा होती है, किसके पास? इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा होती है वो लगातार कम होती जाती है, यानी कि इनका जो ऊष्मीय वेग है लगातार कम होता जाता है। और कम होते होते इतना कम हो जाता है कि ये कभी भी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं, जब इस चालक तार को हम किसी सेल से जोड़ देते हैं, जैसे ही हम किसी सेल से इस चालक तार को जोड़ते हैं तो सेल से ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन फिर गति करने लगते हैं और अपने पड़ोसी धनायनों से टकराते रहते हैं। और टकराते टकराते धीरे धीरे ये लगातार एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इन इलेक्ट्रॉनों को किसी सेल से, बाह्य स्रोत सेल या बैटरी से ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत तेजी से पहुंच पाए। लेकिन ये उस ऊर्जा को पाकर धनायनों से टकराते टकराते धीरे धीरे दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इसी वेग को या इसी औसत नियत वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जब किसी तार के, अब यहां पे चालक जरूर लिखना चाहिए, किसी चालक तार के दोनों सिरों को किसी सेल से जोड़ते हैं, किसी सेल से जोड़ते हैं, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण, नेगेटिव
सिरे से धन यानी कि पॉजिटिव, सिरे की ओर एक औसत नियत या नौसत नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अथवा अपवाह वेग बीडी कहते हैं। यहां पर आप औसत नियत वेग, इसमें चाहो तो आप सूक्ष्म भी लिख सकते हैं, एक सूक्ष्म नियत वेग से या सूक्ष्म औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी को हम अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। इसको हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं और बीडी इक्वल होता है ए टाउ, ए टाउ, जहां ए त्वरण व टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल है। अब ये श्रांतिकाल क्या होता है? ये जो हमने टाउ लिखा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल क्या होता है? तो श्रांतिकाल बेटा डेफिनेशन लिख सकते हो आप यहां पर, श्रांतिकाल हेडिंग लगा लीजिए, श्रांतिकाल, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने धनायनों, पड़ोसी धनायनों से जो लगातार टकराते रहते हैं, तो किन्हीं दो लगातार या क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कहते हैं। जैसे यहां से ये ऐसे टकराना, आफ्टर यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, तो इसी औसत समय को हम क्या बोलेंगे? श्रांतिकाल बोलेंगे। तो परिभाषा क्या रहेगी? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की तो क्रमागत धनायनों से टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को या औसत समय अंतराल को इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल टाउ कहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक तार में दो क्रमागत टक्करें करते हैं धनायनों से, उन दो लगातार क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल बोलते हैं। तो यह अनुगमन वेग था, श्रांतिकाल की परिभाषा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बेटा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह अनुगमन वेग आपका या अपवाह वेग हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, हमेशा एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो अब हम बात करेंगे बेटा, तब तक इसको पहले साफ कर दें, साफ कर दें। तो हेडिंग रहेगी बेटा अनुगमन वेग तथा विद्युत
धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अब अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध निकालेंगे तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना एक चालक तार है जिसमें या जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। परिच्छेद क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है। जब इस तार के दोनों सिरों को किसी सेल से जोड़ते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार, तो आप लोग जानते हैं, जैसे ही हमने यहां पर एक चालक तार लिया, इस तरीके से एक चालक तार ले लिया जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लिया, और इस चालक तार को जब हमने एक सेल से जोड़ा, अब जैसे ही हमने इस चालक तार को एक सेल से जोड़ दिया तो इस चालक तार का एक सिरा धनात्मक हो गया, दूसरा सिरा ऋणात्मक हो गया, यानी कि जो सिरा धनात्मक रहेगा ये उच्च विभव पर होगा और जो सिरा ऋण सिरा होगा उस पर विभव निम्न होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हमने जैसे सेल को जोड़ा तो यहां से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुगमन वेग dd से गति करने लगते हैं, किधर, बोले निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं अनुगमन वेग dd से। अब गति करने लगे, अनुगमन वेग हो गया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर बेटा इस इलेक्ट्रॉन को, जो इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन चालक तार के निम्न विभव वाले सिरे पर है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को चालक तार के धन विभव वाले सिरे की ओर पहुंचने में t समय लगे, यदि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे
सिरे तक पहुंचने में t समय लगे। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में t समय लगे, तो हम कह सकते हैं बेटा कि इसने कितनी दूरी चली होगी। तब इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है बेटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चाल और गुणे समय। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी चली होगी, तो दूरी हमने मान ली s, कितनी चली होगी, तो चाल है बेटा अनुगमन वेग और समय है बेटा t। तो यहां से इतनी दूरी चली। यानी कि अगर हम बोलें कि इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचने में इसने s दूरी चली, तो इसका मतलब है कि चालक तार की लंबाई भी s ही होगी। तब यहां पर हम लिख सकते हैं, तब तार का संपूर्ण आयतन। अब तार का संपूर्ण आयतन निकालना है। तो तार आपका कैसा होता है, बोले कोई भी तार हो जनरली बेलनाकार ही होता है। तो बेलन का आयतन हमें लिखना है, तो संपूर्ण तार का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन होता है परिच्छेद क्षेत्रफल और गुणे लंबाई, और लंबाई यानी कि तार की लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई। तो संपूर्ण आयतन V मान लिया, तो संपूर्ण आयतन हमने B मान लिया, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, परिच्छेद क्षेत्रफल। तो परिच्छेद क्षेत्रफल देखिए तार का हमने कितना माना, कैपिटल A, तो यहां हम लिख सकते हैं कैपिटल A। फिर उसके बाद में तार की लंबाई, तो तार की लंबाई चली गई दूरी कितनी है बेटा, s है। तो यहां से हम s का वैल्यू रख देंगे, तो s का मान क्या है, BD इंटू T। सही है बेटा। ये तार का संपूर्ण आयतन आ गया। ये जो तार है बेलनाकार तार है, जो इस तरीके से बेलनाकार तार, इसका संपूर्ण आयतन आ गया। अब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तब संपूर्ण आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एकांक आयतन में बेटा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, तो वो थी स्मॉल n। अब पूरे आयतन में कितनी होगी, n और गुणे कुल आयतन। अब कुल आयतन स्मॉल n, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और गुणे आयतन। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से कैपिटल N इक्वल हो जाएगा बेटा n, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संपूर्ण आयतन कितना है, A B D T, ये संपूर्ण आयतन हो गया। अब यहां से हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली। अगर हम कहें कुल आवेश, तब तार में कुल आवेश, तो तार में कुल कितना आवेश होगा, तो Q इक्वल हम लिख सकते हैं N और E। कुल आवेश कितना होगा, Q इक्वल N E होता है। अब N का यहां पर मान रख देंगे, तो बेटा आपका हो जाएगा Q इक्वल N। N का मान कितना है, ये स्मॉल n है और A है, B D है और T है, और इनटू में आ गया A। अब यहां से ये जो आपको T दिख रहा है, ये जो आपको T दिख रहा है, इसको हम क्या करें, इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपॉन T इक्वल NEA BD।
NEABD। आपको पता है कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इक्वल NEABD। NEABD क्यों? क्योंकि Q/T इक्वल होता है I। तो ये हो गया आपका अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VD इक्वल I/NEA। BD इक्वल I/NEA। यहां से इसका मात्रक क्या होगा? तो यहां से इसका मात्रक रहेगा एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा के सामने पद है। और यहां से इसका मात्रक क्या रहेगा? तो मात्रक रहेगा बेटा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग बेटा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में एक डेफिनेशन आती है कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व क्या है? तो इसको साफ करें बेटा। चलिए इसको साफ करें। हेडिंग क्या रहेगी? धारा घनत्व। धारा घनत्व। धारा घनत्व। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब धारा घनत्व क्या है? तो धारा घनत्व की बेटा डेफिनेशन होती है किसी तार यानी कि चालक तार, लिख देते हैं यहां पे आप, किसी चालक तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को या विद्युत धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। धारा घनत्व जे कहते हैं। कोई भी चालक तार हो, उस चालक तार के किसी बिंदु पर, यहां पर हमने एक चालक तार बनाया, इस तरीके से एक चालक तार बना लिया। अब इसके किसी भी बिंदु पर परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत। अरे भाई, अगर ये चालक तार है तो अगर विद्युत धारा बहेगी तो ऐसे ही तो बहेगी, या विद्युत धारा बहेगी तो ऐसे ही तो बहेगी। या तो धारा की दिशा इधर होगी या धारा की दिशा इधर होगी। परिच्छेद क्षेत्रफल इस तरीके से होता है, ये जैसे है, ये परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया, तो इसके लंबवत ही तो बहेगी। तो वही है कि किसी तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। अब धारा घनत्व जे कहते हैं तो यहां से जे इक्वल संबंध निकल के आ जाता है I/A। इसके मात्रक की बात करें बेटा, ऊपर क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा के मात्रक को हमने क्या पढ़ा? एम्पियर। नीचे क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां से मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विमा की बात करें बेटा, तो विमा क्या होगी? तो विमा हो जाएगी बेटा A और L-2। A और L-2, क्योंकि मीटर क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर की विमा होती है L, ऊपर लेके जाएंगे तो L-2, AL-2, ये विमा हो गई। अब इसी के बाद में आता है कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में, यानी कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, चूंकि I इक्वल हमने पढ़ रखा है NEABD।
तो यहां से अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो J इक्वल आपका क्या आ जाएगा, NEABD और अपॉन में A है, A से एक ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका I इक्वल मिल जाएगा NEBD। तो यहां से ये संबंध भी आ जाता है बेटा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। ये क्या है, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध, इसी को हम बोल देंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात याद रखना बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।